हम आपसे बात कर रहे थे जी। सनिया लतीफ आपने म्यूट कर दिया फिर दोबारा से। मुझे जरा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के नाम तो बता दें। आर यू हेयरिंग मी? न्यूक्लियोप्रोटीन का नाम बताइए। जी बिल्कुल सही आवाज आ रही है। आप जरा बोलना शुरू करेंगे तो आवाज आ जाएगी। क्रोमोसोम को मैंने अनकॉइल किया है, तो अनकॉइल करने पे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अनकॉइल करने पे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। और इसमें अगर मैं एक सिंगल बीट के बारे में आपसे बात करूं तो एक सिंगल बीट की खास बात यह है कि इसके डीएनए जो है वो ट्वाइस लिपटा हुआ है। तो ये डीएनए है और ये इसका प्रोटीन। ठीक है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में एक जगह पे मिलेंगे आपको। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में कंबाइन होंगे तो उसको न्यूक्लियोप्रोटीन का नाम दें। अब आपको शायद याद आ गया होगा, सनिया से बात कर रहा हूं मैं, हिस्टोन प्रोटीन। चलें, हिस्टोन प्रोटीन के बाद आइए ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में आपसे बात करूं। कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं और लिपिड्स मौजूद। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं और लिपिड्स मौजूद हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मौजूद हैं ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, तो क्या बना देंगे? ग्लाइकोलिपिड बना देंगे। ठीक है, अब ग्लाइकोलिपिड्स की एग्जांपल में आपको मिलता है न्यूरॉन के गिर्द माइलिन शीट मौजूद होती है। ये देखें, न्यूरॉन के गिर्द माइलिन शीट मौजूद है। तो ये माइलिन शीट जो है, दिस इज एक्चुअली द ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये क्या है? दरअसल ये आपके पास है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स को हम सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, सेरिब्रम का मतलब है ब्रेन, यानी कि वहां पे ये मौजूद होता है। आपने ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का नाम सुना हुआ है। जहां जहां व्हाइट मैटर मौजूद है वहां पे आपको क्या मिलेंगे? वहां पे आपको ये ग्लाइकोलिपिड्स मिलेंगे। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। ग्लाइकोलिपिड्स के बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं और प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो ये मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहे हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड म्यूकोइड्स। एग्जाम्पल आपको मिलेगी एग व्हाइट। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मिलेगी एग व्हाइट। ओके, अंडे की जो सफेदी होती है, ठीक है, अंडे की जो सफेदी होती है, जो एग व्हाइट होती है,
दिस इज एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन। और उसको म्यूकोइड्स का नाम क्यों दे रहे हैं? इसको म्यूकोइड्स का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पूरी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जहां जहां म्यूकस मौजूद है, ठीक है, हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जहां जहां म्यूकस रिलीज होता है वो सब के सब आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं केमिकल। इसके बाद आइए नेक्स्ट है आपके पास लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स में आपके पास लिपिड्स मौजूद हैं और ये प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है। लाइपोप्रोटीन्स में आपके पास लिपिड्स और प्रोटीन्स मौजूद हैं। अब सुन लीजिए गौर से कि हमारी बॉडी में जो ब्लड में लिपिड्स मौजूद है वो लिपिड्स जो है ट्रांसपोर्ट अकर इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। लिपिड्स उनके कंबाइंड फॉर्म में क्या होती है? उनकी कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? उसको हम नाम दे रहे हैं लाइपोप्रोटीन्स। इसमें आपको मिलेगा LDL, HDL, VLDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लाइपोप्रोटीन्स मिल रहे हैं। चलें, दीज आर डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अगर कोई अपना लिपिड प्रोफाइल कराता है तो लेबोरेटरी वाले जिस शक्ल में आंसर देते हैं वो देते हैं LDL कितना है, HDL कितना है, VLDL कितना है। HDL हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपसे बात हो गई है। उसके बाद आइए फर्दर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बाद इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर के बारे में आपसे बात करूं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके पास वाटर आ जाता है। फॉर्मूला H2O है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। पोलर कोवेलेंट है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है होती है 3.5, ठीक है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 3.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो 3.5 माइनस 2.1 आंसर आ रहा है 1.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको मिलेगा 1.4। ये देखें, ये मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से बाइंड करके रखती है। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इतना ज्यादा है 1.4 है तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। इसके बाद आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है,
It can dissolve both polar and non-polar substances. पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस दोनों को जो है वो डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसके अलावा आपके पास इट हैज हाई हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी भी हाई है। मैं हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन रिकॉल करूं, वो भी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हाई हीट कैपेसिटी का मतलब है कि अगर पानी किसी कहीं पे मौजूद है, उसका टेंपरेचर अगर 25 है, 25 से 26 लाने में जो हीट एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है वो दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में काफी ज्यादा है। ठीक है, वो दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इट हैज हाई हीट कैपेसिटी। तीसरी खास बात है एडिशन एंड कोहेजन। आपसे मैंने बात की है कि इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस मौजूद। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, इट हैज स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। एक पानी का मॉलिक्यूल आगे जाएगा तो पीछे पीछे दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, एक पानी का मॉलिक्यूल अगर आगे जाएगा तो दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स के पीछे पीछे आएंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और एडिशन और कोहेजन की बात करूं, अगर प्लांट्स के अंदर जाइलम के अंदर पानी राइज होता है ऊपर, तो जो भी पानी ऊपर राइज होता है वो स्ट्रॉन्ग एडिसिव फोर्सेस की वजह से, और जब कोहेजन पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है तो कैपिलरी एक्शन का मैकेनिज्म होता है, पानी जब ऊपर चढ़ जाता है और दूसरी फोर्सेस अपनी जगह पे रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये भी हेल्पफुल होती है। चौथी खास बात है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इट हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। The amount of heat required to 1 gram of liquid या 1 mole of liquid into vapors at its boiling point called heat of vaporization. पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा है, यानी कि it requires comparatively large amount of heat for वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट पे जो हम हीट एनर्जी देते हैं ये वेपर्स बना सके। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो हीट एनर्जी देते हैं वो वेपर्स भी बनाती है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाती है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसको ब्रेक करवाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए लफ्ज यूज करते हैं हम कि वो उस पे जो आप हीट एनर्जी देंगे तो वो कहलाएगी हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसको वेपर्स बनाने में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। अच्छा, इसी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि आसानी से बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता। आपके घर में सर्दियों में नारियल का तेल रखा हुआ होगा, आप देखेंगे कि वो जमा हुआ होगा सर्दियों में इसलिए नारियल का तेल लगाते भी नहीं क्योंकि वो जम जाता है, और जैसे ही गर्मी आती है फौरन लिक्विफाई हो जाता है। हल्की फुल्की सर्दी पड़ेगी तो ये होता है कि वो जम जाता है। पानी की खास बात ये है कि ये आसानी से बर्फ में भी इसीलिए कन्वर्ट नहीं होता, और ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है आपके पास लिविंग सेल का इस वजह से। ठीक है, तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर यू शुड रिमेंबर। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं चीजें, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है, इसके बाद आ जाइए फर्दर। मैं फिलहाल आपसे कोई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। जी शिफा, सवाल करो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पूछ रही थी कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मगर वो नॉन पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व नहीं करता। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आपके बैकग्राउंड से थोड़ा शोर आ रहा है। नॉन पोलर सब्सटेंस इसको डिसॉल्व नहीं करता, क्या कह रही है? पूछ रही है, बता रही जी है? सर, मैं आपसे मतलब मैंने तो यही पढ़ा है कि वो नहीं करता डिसॉल्व, क्योंकि वो अगर वो नहीं करता होता तो उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम ही नहीं दिया जाता। अब मेरी बात यहाँ पे जरा केमिस्ट्री के अंदर सुन लें। आपने जो बात सुनी है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि पोलर चीजें पोलर में सॉल्युबल है, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में सॉल्युबल है। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री ये कहती है। अगर मैं ग्लूकोज को पानी में डाल रहा हूं तो ग्लूकोज नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज आपने पानी में जब डाला है, पानी जो है वो आपके पास पोलर सब्सटेंस, तो नॉन पोलर पोलर में जाएगा, उस ग्लूकोज को तो डिसॉल्व ही नहीं होना चाहिए। जब आप ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी को उसके बाद अगर आप हिला रहे हैं, पानी की अपनी इंटरनल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको डिसॉल्व कर लेगा। पानी की अपनी इंटरनल एनर्जी। अगर ऐसी बात होती तो आपके पास क्या रीजन है कि आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको कह रहे हैं? आप तो कहते हैं ना कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर पोलर भी सॉल्युबल। उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने की वजह यही है कि ये पोलर चीजों को, यानी सोडियम क्लोराइड को बहुत अच्छा डिसॉल्व करता है, लेकिन जो नॉन पोलर चीजें हैं वो उसमें ठीक है पोलर जैसी सॉल्युबल नहीं है, बट दे आर सॉल्युबल। ठीक है, पानी के अंदर आप चीनी अगर घुलाते हैं तो आप उसको स्टिर करते हैं। स्टिर करने में देखें, जो भी घुमाने में जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है, काइनेटिक एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होती है, वो उसको डिसॉल्व करा देती है। और पानी की अपनी अपनी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी इसके अंदर हेल्पफुल होती है। दैट्स व्हाई कि आप नॉन पोलर चीजें भी पानी के अंदर डिसॉल्व करा सकते हैं, वरना तमाम किताबों से यूनिवर्सल सॉल्वेंट का लफ्ज हटाना पड़ेगा। चलें, सम एल्स। इसके बाद आ जाइए फर्दर। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की दो टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर फॉस्फेट पार्ट ऑल टुगेदर मिलके कहलाती है आपके पास न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर उसमें से फॉस्फेट हटा दिया जाए, ठीक है, अगर उसमें से फॉस्फेट हटा दिया जाए तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाना शुरू हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर ऑल टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो प्रोसेसेस हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, ऑलरेडी आपने सेकंड में पढ़े, यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। मैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ूं। कोई सवाल आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से अगर करना है, यू मे रेज योर हैंड। मैंने अपनी जो अधूरी बात छोड़ी थी, मुझे असल में आप लोगों से एग्जांपल्स चाहिए सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। आपने 27 चैप्टर्स में जितनी एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आपने कोई क्वेश्चन करने तो यू मे आस्क। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपसे लास्ट टाइम जो बात की थी, मैंने आपसे बात की थी पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। मैंने आपसे अभी तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात नहीं की, ना ही मैंने आपसे पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स के बारे में बात की थी, तो उसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल की बात की थी मैंने आपसे। तो जरा मुलाहिजा फरमा लें।
जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मुझे एग्जांपल्स चाहिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। दनिश आप मुझे बताएंगे कहते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? अच्छा, तनिषा मौजूद नहीं है, चलो तुंजीना तुम बता दो। हाँ बेटा बोलो। सोडियम एंड पोटेशियम आयन जो एग्जाम्पल आप बता रही हैं ये कहाँ पर होती है? सॉरी, नर्वस मैसेज ट्रांसमिशन की बात कर रही है ना? ठीक है, गुड, शाबाश। मुझे आपसे 10 एग्जाम्पल्स बहरहाल नहीं पूछना थी, मुझे एक ही पूछना थी और एक ही आपने बिल्कुल सही बताई है, गुड, शाबाश। अब आप जरा अपनी सारे के सारे रिकॉल करें। अगर आपने सेकंड ईयर के अंदर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ी है तो आपको पता है सबसे पहला स्टेप है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में सोडियम आयंस बाहर से अंदर जाते हैं, तो ये सोडियम आयंस जो है ये हायर कंसंट्रेशन में होते हैं और ये चैनल प्रोटीन के जरिए अंदर चले जाते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन्स के जरिए अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद होती है रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है? रीपोलराइजेशन में आपके पास वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल से ये पोटाशियम आयन जो अंदर ज्यादा है ये अंदर से बाहर आ जाता है, ठीक है? वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल से ये अंदर से बाहर आ जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। ठीक है, ये आपके पास सोडियम और पोटाशियम आयंस जो है उसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें आप देख लें कि किसी किस्म की कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है और हायर से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब ये हो रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी पूरी किताब में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के और एग्जांपल्स जो है वो, ठीक है, चले एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाए। हाँ, मैं आपका हैंड रेज किया हुआ है, मैं देखता हूँ। वालेकुम सर। जी, सर, टीटीपी सिंथेसिस जो होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की टाइप नहीं है? बेटा प्लीज रिपीट करिएगा, थोड़ा सा लाउड बोलिए, क्या कहा आपने? सर, जो एटीपी सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के उसमें। अच्छा, देखो तो बेटा केमियोस्मोसिस कहलाती है। जी, केमियोस्मोसिस आयंस मूव फैसिलिटेटेड करते हैं। डिफ्यूजन की टाइप। ठीक है, आप बिल्कुल उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह सकती हैं, बिल्कुल कह सकती हैं। यानी कि आपने कहा ना हाइड्रोजन आयंस जो है वो 3 हाइड्रोजन आयंस अंदर से बाहर की तरफ आए और उसके अंदर एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है वो उसकी मशीनरी रन करती है और एटीपी की फॉर्मेशन होती है उससे। ठीक है, उसकी एटीपी की फॉर्मेशन होती है। देखिए उसमें जो कि एटीपी फॉर्म हो रहा है ना, तो इसलिए उसको जो आगे आपको किताबें मिलेंगी वो आपको जिस टाइप के अंदर मिलेगी वो मिलेगी केमियोस्मोसिस के। केमियोस्मोसिस में जो है वो जीटीपी, एटीपी, यूटीपी या सीटीपी जो वो जनरेट होती है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं फैसिल डिफ्यूजन की, इसमें कोई एनर्जी जनरेट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, तो सर वो बेसिकली टाइप नहीं है? वो केमियोस्मोसिस और उसकी वजह से एटीपी, जीटीपी, सीटीपी या यूटीपी जनरेट हो। ओके सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया
ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको ये पुरानी चीज भी याद है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 हाइड्रोजन आयंस के आउटर कंपार्टमेंट से इनर कंपार्टमेंट में मूव करते हैं, वो भी केमियोस्मोसिस है। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि वो एटीपी जनरेट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी जनरेट नहीं होता। ठीक है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन में आएगा कि इसके अंदर कोई एटीपी जनरेट नहीं होता। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। अच्छा, आपके जहन में और बहुत सारों की आ रहा होगा कि सर आपने ग्लूकोज की बात नहीं की। देखिए, रेड ब्लड सेल के अंदर ग्लूकोज दाखिल होता है किसके जरिए? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए दाखिल होता है। ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल है, लेकिन आपके कोर्स में आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स में लिखी भी है। ठीक है, कि रेड ब्लड सेल में आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस होती है, और रेड ब्लड सेल के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकोज जब वो बाहर से अंदर दाखिल होता है। ठीक है, चलें, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। अब आपसे बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। It is the movement of molecules from a region of low to high concentration with the help of carrier or channel protein using energy in the form of ATP. Using energy in the form of ATP. ठीक है, और उसके अंदर एटीपी भी रिक्वायर्ड है। अब अगर हम इसमें बात करें आपसे, अपने आप लोग सारे सोचें, इस दौरान मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग सारे सोचें जरा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आपकी बुक्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स दी हुई है। ठीक है, दोनों सालों में कौन कौन सी एग्जांपल्स दी हुई है वो आप लोग जरा सोचें। उम्मीद है कि आपने कई एक एग्जांपल सोच ली होंगी। आई होप सो कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे सारी एग्जांपल्स आप रिवाइज करवा दें। चले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर आपसे बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास लो से हाई कंसंट्रेशन की जानिब मूवमेंट होती है। ठीक है, लो से हाई कंसंट्रेशन की जानिब मूवमेंट होती है, और एनर्जी यूज होती है, और कैरियर और चैनल प्रोटीन यूज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम को मूव करना है अंदर, और पहले से कैल्शियम अंदर ज्यादा है हमारी हड्डियों में, तो वो इससे आके अटैच होगा, यहाँ पे एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, यानी एनर्जी यूटिलाइज होगी, और एनर्जी यूटिलाइज होने के बाद ये कैल्शियम जो है ये अंदर चला जाए। ठीक है, एनर्जी यूटिलाइज होगी और ये कैल्शियम जो है ये अंदर चला जाए। तो इस तरह से इसकी ट्रांसपोर्ट हो। अच्छा, अब आपकी जो एग्जांपल्स हैं वो जरा बताना शुरू करें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कौन कौन सी एग्जांपल्स आपने पढ़ी? हैंड रेस करें बारी बारी।
सर रूट हेयर सेल की जो एग्जांपल थी जिसमें वो मिनरल्स अगेंस्ट ग्रेडियंट लेता था इनटेक करता हाँ था। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर और मैं रूट सर हेयर सेल के, और बताइए। और सर अगर इसके अंदर लाइक वही पॉइंट मेरा फिर से कि एटीपी सिंथेसिस वाली आ जाएगी इसमें। बेटा उसमें तो एटीपी सिंथेसाइज हो रही है ना, यहाँ पे तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ओके ओके उसमें ओके नहीं आएगी, ये उसमें नहीं आएगी। और उसमें तो बेटा हाई से लो होती है, ये तो लो से हाई है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। देखें रूट हेयर सेल्स के अंदर नाइट्रेट आइंस की मूवमेंट, फॉस्फेट आइंस की मूवमेंट, इसके अलावा सोडियम आइंस की मूवमेंट या पोटेशियम आइंस की मूवमेंट या मैग्नीशियम आइंस की मूवमेंट, रूट हेयर सेल्स के अंदर ये ढेर सारे आइंस जो है ये किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इनकी ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलें और कोई बता दे, शिफा इसाक आप बताइए जरा। Sir, reabsorption of glucose in the nephron. ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। देखिए नेफ्रॉन में होता क्या है कि ये सेल मौजूद है, यहाँ सोडियम आके लगेगा, यहाँ ग्लूकोज आके लगेगा, ठीक है, और ये फिर दोनों सेल के अंदर चले जाएंगे, इसे कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट जो है, दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट, दिस इज द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इज द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलें और बताएं इसके अलावा। अब वैसे जब इन्होंने किडनी की बात की है तो फिर तो पूरी नेफ्रॉन के अंदर आपको टाइप्स ही टाइप्स पे लगेगी। सोडियम 2 क्लोराइड पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट है, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट है। और बताएं इसके अलावा। और सर मरीन वाटर फिशेस में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। और सही है, मरीन वाटर फिशेस में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, फ्रेश वाटर और फिशेस में भी सोडियम होती है। पोटेशियम और सोडियम पोटेशियम डिस्टिल कन्वोल्यूट में। बिल्कुल सही है, डीसीडी में सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा और यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल होगा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि स्टैंडिंग लेवल ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर सोडियम आके लगेगा, 2 क्लोरीन आके लगेंगे, पोटेशियम आके लगेगा और ये सारे अंदर चले जाएंगे। और बताएं इसके अलावा। और भाई आप लोग हैरत की बात है, मुझे पता नहीं आपको स्टोमेटा याद नहीं आ रहा क्या? स्टोमेटा में पोटेशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, पोटेशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है तो पड़ोस के सेल्स में से पानी आ जाता है। ये देखें, पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए गार्ड सेल्स के अंदर आएगा, तो इसको क्या होगा, वाटर चेस करेगा, वैक्यूल बड़ा हो जाएगा, जब वैक्यूल बड़ा हो जाएगा तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग नजर आएगी, दिस इज आल्सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बोले इसके अलावा, जब फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है तो उसके साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए फ्लोएम लोडिंग करती, फ्लोएम लोडिंग के वक्त सक्रोज की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। इसी तरह फ्लोएम अनलोडिंग के वक्त, ठीक है, फ्लोएम अनलोडिंग के वक्त जो है सक्रोज की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। इस तरह से आपके पास फ्लोएम अनलोडिंग होती है, सक्रोज की मूवमेंट होती है। चले और बताइए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने नर्वस मैसेज ट्रांसमिशन में देखा होगा, देखिए सोडियम आयंस हाई से लो जा रहे हैं, पोटेशियम आयन हाई से लो जा रहे हैं, तो वहां तो फैसिलिटी डिफ्यूजन हो रही है,
लेकिन इन आयंस को अपनी जगह वापस रिस्टोर करने के लिए 1 to 1 वापस आना जरूरी है, और इस तरह से वापस आना जरूरी है कि आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई भी चेंज ना आए। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कोई भी चेंज ना आए तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये 1 to 1 ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम अपनी अपनी जगहों पे वापस आएंगे सोडियम पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट के जरिए, वो भी आपके पास क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलें, मेरे ख्याल से शायद ही कोई पेपर ऐसा हो जिसके अंदर ये आपसे ट्रांसपोर्ट वाली बात ना की गई हो, ठीक है। तमाम पेपर्स के अंदर ये सारी ट्रांसपोर्ट वाली बात जो है वो की जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए फर्दर, सेल मेम्ब्रेन के दो फंक्शंस के बारे में बात हो गई। उसके बाद आइए एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में अब आप तस्वुर करें कि आपके मुंह में स्लाइवा आ रहा है, ठीक है, आपके मुंह में स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है ये आता है एक्सोसाइटोसिस के जरिए। सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। देयर आर सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड देयर आर सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो ये जो पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए स्लाइवा को बाहर भेज देते हैं। ये देखें, स्लाइवा के पैकेट्स रिलीज होते हैं, इससे स्लाइवा के पैकेट्स रिलीज होते हैं गोल्जी बॉडीज। ये गोल्जी बॉडीज जो है ये आके सेल मेम्ब्रेन से कंबाइन होते हैं, और जब सेल मेम्ब्रेन से कंबाइन होते हैं तो फिर ये अपने कंटेंट्स बाहर फेंक देते हैं। इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस वहां पे होती है जहां पे आपके पास एक बल्क में जो है कंटेंट्स को सेल के अंदर से बाहर फेंकना होता है। इट इज द मेथड ऑफ expulsion of cell contents in bulk from inside to outside the cell. ठीक है, it is a method of expulsion of cell contents in bulk from inside to outside the cell called exocytosis. ठीक है, this is called what? This is called exocytosis. इसी तरह जब टीयरिंग होती है, हमारे आंसू निकलते हैं, तो उस दौरान भी एक्सोसाइटोसिस होती है। या गौर से सुन लें, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसा स्लाइवरिया माइलेज रिलीज हो रहे हैं, सब के सब एक्सोसाइटोसिस के जरिए रिलीज होती है। उनमें ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल डिफ्यूजन हो या कोई आपके पास वहां पे फैसिल डिफ्यूजन हो, ऐसा नहीं होता। सबके सब एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर आते हैं। हार्मोन्स रिलीज हो, एंजाइम्स रिलीज हो, तो उनमें सब जगह पे आपको एक्सोसाइटोसिस मिलेगी। The next to it is endocytosis. It is the method of uptake of small lipid droplets or solid particles in bulk from outside to inside. ठीक है, बाहर से अंदर। इसको हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे या हम फेगोसाइटोसिस का नाम दें। ठीक है, इसको हम पिनोसाइटोसिस का नाम देंगे और इसको हम फेगोसाइटोसिस का नाम देंगे। पिनोसाइटोसिस के अंदर
लिपिड ड्रॉपलेट्स को अंदर लिया जाता है, और फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा, ये आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको अंदर लिया जाए। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको अंदर लिया जाए। अच्छा, फेगोसाइटोसिस में देख ले जरा, ये आपके पास मौजूद है न्यूट्रोफिल। ठीक है, दिस इज न्यूट्रोफिल। ये आपके इसके सामने जो है वो बैक्टीरियम मौजूद है। ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये इसके गिर्द एक सराउंड करेगा और फिर वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये बैक्टीरियम जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये बैक्टीरियम सेल के अंदर आ जाएगा, इसको हम नाम दे रहे हैं फेगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस इसी तरह से होगी, बस उसमें क्या होगा, आमतौर पे हम कोई अगर फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाते हैं तो उसके साथ लिपिड ड्रॉपलेट्स वगैरह अटैच हो जाती। ठीक है, ऑयली सब्सटेंस वगैरह जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो किसके जरिए होती है, पिनोसाइटोसिस के जरिए। चलें, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। आपने सेल मेम्ब्रेन के हवाले से कोई भी बात पूछनी है, यू कैन आस्क। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं, अच्छा पहले मैं सवाल ले लूं। सर प्लीज ये न्यूट्रोफिल वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये सुन लें कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ दो फेगोसाइट्स हैं। एक है न्यूट्रोफिल जो कि एक व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है, और दूसरा जो है वो आपके पास है मैक्रोफेज। ये दो फेगोसाइट्स। अगर आप में से कोई अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो व्हाइट ब्लड सेल्स सबसे पहले देखे जाते हैं वो न्यूट्रोफिल की काउंट देखी जाती है। ठीक है, अब इसके सामने अगर कोई बैक्टीरियम आ जाए, इसके सामने अगर कोई बैक्टीरियम आ जाए तो ये जो न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल जो है ये इसके करीब आएगा और अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये इसके गिर्द सराउंड करेगा यूं करके। ये इसका न्यूक्लियस है, ट्राइलोब न्यूक्लियस, और ये उसके गिर्द उसको सराउंड करेगा और फाइनली क्या करेगा, ये बैक्टीरियम जो है उसके अंदर आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब जब बैक्टीरियम अंदर आ जाता है तो इससे लाइसोसोम्स आके अटैच होती हैं और अल्टीमेटली बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग करती हैं, किसके जरिए, फेगोसाइटोसिस के जरिए किलिंग करती हैं। सो दिस वी कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। बात समझ में आ गई है या कोई और चीज रह गई है तो पूछ लीजिए हैंड रेज करके। चले, मुझे इस वक्त बात करनी है आपसे, देखें एंजाइम्स के बारे में बात करनी है। कोई पेपर में खास से ऐसा भी नहीं है कि जो एंजाइम्स के बगैर बने। ठीक है, तो एंजाइम्स पे क्वेश्चन लाजमी आता,
और एंजाइम्स के ऐसा होता है कि जितना ज्यादा आप इसके एमसीक्यूज करें ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स उस लिहाज से सही होते हैं। बेसिक चीजें जो आपको एंजाइम्स में बताई जाती हैं आमतौर पे वो बहुत हर दफा ही सुन रहे होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में सुन लीजिए, दुनिया का कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जिसमें प्रोटीन पार्ट नहीं मौजूद। बायोकैटलिस्ट which are protein in nature, and alter the rate of biochemical reactions। ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसका रेट जो है ऑल्टर कर दे, ठीक है। दे ऑल्टर द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसका रेट जो है ये ऑल्टर कर दे। ओके, आपको सिंपल एंजाइम्स मिलेंगे मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हैं। दूसरी टाइप आपको मिलेगी कंजुगेटेड एंजाइम्स, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड अ नॉन प्रोटीन पार्ट। इसमें आपको एक प्रोटीन पार्ट मिलेगा और एक नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन पार्ट मिलेगा और आपको नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा। इस लिहाज से हम इसको नाम देंगे कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है आप उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप का भी नाम देंगे। कोफैक्टर जब होगा जब प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक, और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में आपके पास उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे कोएंजाइम, ठीक है। उसको हम नाम देंगे दैट दिस इज व्हाट, दिस इज कोएंजाइम। तो सिंपल एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए, कंजुगेटेड एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट है और प्रोटीन के साथ एक आपके पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। अब उसमें आपके पास देखें ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन। अब हो सकता है कि ये इनऑर्गेनिक हो और हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक हो। मुझे आप में से कोई कोफैक्टर की एग्जांपल दे सकता है? अलिशबा अवैस आप बता दें। चले आसफा हारून आप बता दें। कोफैक्टर की एग्जांपल बता दें आसफा। मैग्नीशियम सर। वो तो ठीक है, मैग्नीशियम एंजाइम की भी तो एग्जांपल बताओ ना। Conjugated magnesium, manganese, potassium are the cofactors in conjugated enzyme. हाँ तंजीना आपने हैंड रेज किया था, बता दें जरा। बस नाम पता था कि जिंक, मैग्नीशियम और ये मेटल्स एंजाइम्स। अच्छा मैं आपसे अभी पूछता हूँ, जरा मुझे बताएं एक बात कि रेड ब्लड सेल्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है तो उसमें एक एंजाइम चाहिए होता है, नाम बताएंगे आप? मुझे इतना तो अंदाजा है कि आप बता दोगे। रेड ब्लड सेल देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करती है तो CO2 प्लस वाटर गिव राइज टू H2CO3, H2CO3 ब्रेक होता है H प्लस HCO3 माइनस में, HCO3 माइनस सोडियम आयन से कंबाइन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, पोटेशियम आयन बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है,
जो सेकंड स्टेप है जिसमें H2CO3 H+ और HCO3 में माइनस में ब्रेक होता है, तो वहां पे एक एंजाइम चाहिए होता है। उस एंजाइम का कोफैक्टर आपकी किताब में दिया हुआ है। I guess B से कोई नाम था उससे याद सी से ना, हाँ वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में उसको जिंक चाहिए होता है, ठीक है। अगर जिंक आयन उसे मिलेगा तो जिंक आयन बिहेव करता है किसके तौर पे, कोफैक्टर के तौर पे। और भी इसके अलावा ये तो मैंने आपको एंजाइम देके बताया। बाकी जो एक जनरल एग्जांपल के तौर पे आप कहेंगे कि मैग्नीशियम आयन कहीं चाहिए, कहीं पे लेड आयन चाहिए, कहीं पे आयरन चाहिए। हाँ बेटा बोलो। जिंक मैग्नीशियम सारे मेटल्स हैं। हाँ मैंगनीज भी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की मिसाल दोगे आप? ऑर्गेनिक सर, ऑर्गेनिक में एटीपी वगैरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, बेहतरीन। यानी कि आपने मुझसे कहा कि सर अगर हम उसकी बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे उसके जो एंजाइम्स होते हैं उसको एटीपी चाहिए होता है, एटीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, वो एटीपी एज अ कोएंजाइम के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे एटीपी जो है वो आपके पास कोएंजाइम के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। या फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने क्या देखा है कि वहां पे NADPH या NADH चाहिए होता है, ठीक है। वहां पे NADPH या NADH चाहिए होता है, तो NADPH या NADH जो है, जो आपको वहां पे चाहिए होता है, तो वो दरअसल किसके तौर पे काम करते हैं, वो दरअसल काम करते हैं कोएंजाइम के तौर पे, ठीक है। चले, और जितना देखिए सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना सिंपल करके कोई पूछता थोड़ी है। मैं तो मुझे तो एक बात कंफर्म बता रहा हूँ, पिछले 15 सालों में अगर एंजाइम की बात करूँ, इतना सिंपल करके तो बहुत ही मुश्किल है कि कभी आया हो। आपको तो बकायदा वो एग्जाम्पल देके पूछेंगे, आपकी किताब में जहां जहां एग्जाम्पल्स होंगी वो उसको कुरेद के पूछेंगे। आपने पूरी क्रैब साइकिल अगर पीछे पड़ी हुई बायोएनर्जेटिक्स के अंदर, तो जहां पे FeD में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो आपके पास कोएंजाइम के तौर पे काम कर रहे हैं। जहां NADH है, जहां NADPH है, वो सब कोएंजाइम के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलें, और मैंने आपको बेरी बेरी अगर कभी बताई है कि बेरी बेरी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बेटा बेरी बेरी में विटामिन B1 जो है वो एज अ कोएंजाइम ही तो चाहिए ग्लाइकोलाइसिस में। जब ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, B1 नहीं होगा, तो उससे ये होगा, ये पर्सन जो है वो एनर्जी डिप्राइव्ड होगा। पर्सन जब एनर्जी डिप्राइव्ड होगा, तो उससे जो काम करने को कहेंगे वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, जो काम कहेंगे मैं नहीं कर रहा। वजह यही है क्योंकि उसके पास विटामिन B1 नहीं, ठीक है। चलें, so this is about enzymes। चलें, इसके बाद आइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज एंजाइम्स के बारे में बेटा आपसे बात कर रहे हैं आगे फर्दर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइमेटिक एक्शन पे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे असरअंदाज होती है। उनमें से एक फैक्टर आपके पास है टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर जो है वो आपके पास एक सर्टेन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। एंजाइम एक्शन जो है वो जाहिर होता है। अब कोई आपसे ये पूछे कि भाई 25 पे ज्यादा होगी, 37 पे ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे भाई 37 पे ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो जाहिर बात है एनर्जी ज्यादा होगी।
60 डिग्री सेल्सियस और अबव एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम्स डीनेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं बट डू नॉट डीनेचर। लेकिन वो इस टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होते। ठीक है, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं बट डू नॉट डीनेचर। इस टेम्परेचर पे वो डीनेचर नहीं होते। चलें, टेम्परेचर के अलावा बात कर लें टेम्परेचर के अलावा बात कर लें। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि एंजाइम जो है वो काम करते हैं, तो हाउ दे वर्क। मैं चाहता हूं कि मैं टेम्परेचर के साथ ही इस बात को डिस्कस कर लूं। आप लोग अपने बारे में अपने assumptions मुझे बताइए, मैं आपको ग्राफ तक बता देता हूं। उससे ये होगा कि ये वाली लाइन शो कर रही है कि एंजाइम्स की मौजूदगी में काम। तो हाउ एंजाइम्स वर्क, मुझे आपकी तरफ से जवाब चाहिए। Sir, enzyme works by lowering the activation energy. ठीक है, दे वर्क बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? Sir, it's the minimum amount of energy that reactants need to react. ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू रीच द थ्रेशोल्ड लेवल। Yes. जिस पे आपके पास थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचने के लिए, जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो उस तक पहुंचने के लिए वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम कर देता है। इसकी आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि घरों में हमारी मदर्स या वुमेन जो है वो बाज औकात जो है वो बीफ या मटन को गलाने के लिए पपीते का इस्तेमाल करते हैं, जो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो लगा के रख देते हैं। अब ये होता है कि गोश्त जल्दी गल जाता है। तो उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, व्हिच एक्चुअली लोअर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और खाना जो है हमारा जल्दी पक जाता है। ठीक है, दैट्स हाउ द एंजाइम्स वर्क। इस तरह से आपके पास एंजाइम्स है वो काम करते हैं। दे वर्क बाय लोअरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है उसको कम कर देते हैं। चले, इसके बाद आइए फर्दर। सेकंड फैक्टर है आपके पास, टेम्परेचर के बारे में आपसे बात की। बास एंजाइम्स ऐसे हैं जो एक मखसूस पीएच पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजिन जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ व्हाट? बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बगैर उसके पेप्सिन काम ही नहीं करेगा अगर HCl नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, जो ट्रिप्सिन है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये काम करता है अल्कलाइन पीएच में।
ठीक है, दिस एक्चुअली वर्क्स एट अल्कलाइन पीएच। ठीक है, ये आपके पास अल्कलाइन पीएच जो है ये उस पे काम करता है। ट्रिप्सिन एक्चुअली वर्क्स एट अल्कलाइन पीएच, ये अल्कलाइन पीएच पे जो है वो काम करता है। पीएच के अलावा आ जाइए, इनहिबिटर्स के बारे में बात कर रहा हूं। इनहिबिटर्स आपने पहले से पढ़े हुए, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायग्राम बनाऊंगा। अच्छा, मेरी 12 स्लाइड्स कंप्लीट हुई हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए मेरी जरा स्क्रीन इनविजिबल होगी, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं मीटिंग एंड की है, मेरे साथ रहिए। मैं इनहिबिटर्स बना रहा हूं, ठीक है, आप जरा उसको देख के बता दीजिएगा कि कौन सा इनहिबिटर, कौन सी टाइप का इनहिबिटर यहाँ मौजूद है। अच्छा, ये सबस्ट्रेट है जो रेड से बना रहा हूं, ये दोनों जगह जो मैंने बनाया है ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये वाले मॉलिक्यूल्स का सहारा ले रहा हूं, और यहां पे मैं जिसका सहारा ले रहा हूं वो ये है। जी अलीश, आप बताएंगी कि ए कौन सा इनहिबिटर है और बी कौन सा इनहिबिटर है? तंजीना बता रही। ये है वो कॉम्पिटिटिव है, वो एक्टिव साइट पे है। ठीक है, और दूसरा बी कौन सा है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ कंबाइन होता है? वो जो नीचे इलेक्ट्रॉनिक साइट पे। ठीक है, गुड। This is an example of competitive inhibitor. This inhibitor resembles the substrate. This inhibitor resembles the substrate. इसकी शक्ल substrate जैसी होती है and competes to bind with an active site, और मुकाबला करता है कि वो एक्टिव साइट पे जाके कंबाइन हो और खुद जाके जुड़ जाएगा एक्टिव साइट पे और एक्चुअल सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देगा। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है this does not resemble the substrate, this does not resemble the substrate and binds with another site called allosteric site, और किसी दूसरी साइट से कंबाइन होता है उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। दिस वन इज एलोस्टेरिक साइट, और जब ये एलोस्टेरिक साइट से आके कंबाइन होगा तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी एंजाइम की,
जब एंजाइम की शक्ल चेंज हो जाएगी तो एक्चुअल सबस्ट्रेट अब इससे आके अपनी एक्टिव साइट के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये एक्टिव साइट है एंजाइम की। So that's how we are classifying competitive and non-competitive inhibitors. कर लें, नोट कर लें। चलें, फैक्टर ऑफ एक्टिंग में बेटा आपसे फैक्टर की बात हो गई। दिस फैक्टर इज द इनहिबिटर, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए फर्दर, टेम्परेचर की बात हुई, पीएच की बात हुई, इनहिबिटर्स के बारे में बात हुई। इसके बाद आ जाइए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक फैक्टर है, इसके अलावा आपके पास है वाटर। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, देखिए आपने केमिस्ट्री में एक छोटी सी बात पढ़ी होगी कि अगर मेरे पास एक अगरबत्ती है, मैं उसको आम रूम में अगर जलाऊंगा तो अगरबत्ती आपको पता है कैसी चल रही होती। लेकिन अगर मैंने ये किया कि एक जार मौजूद है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, मैं अगर इस अगरबत्ती को उसके अंदर डाल दूं जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें ऑक्सीजन 70%, आपको पता है फजा में 21% ऑक्सीजन है, तो ये बिल्कुल एक फ्लेम की तरह जलना शुरू हो जाए। यानी मैंने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने रूल ऑफ थंब पढ़ा हुआ है, विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर या the rate of reaction, rate at which a substance react is directly proportional to its active mass, and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of all the reactants. क्या आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स को डबल करने पे, ठीक है, और डिपेंड करता है उसका ऑर्डर क्या, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इस पे डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एंजाइम्स के हवाले से भी कुछ इसी तरह है कि जब तक आपके सारे के सारे एंजाइम्स वेल ऑक्युपाइड नहीं हो जाते, जब तक आपके सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो वेल ऑक्युपाइड नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4000 एंजाइम्स हैं और अभी आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो 1000 है, ठीक है। सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास 1000 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब वो बढ़ जाएगा। अगर आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 1000 से 2000 कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाएगा, 3000 कर दी और बढ़ जाएगा, 4000 कर दी और बढ़ जाएगा। लेकिन अब आप मजीद 1000 मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ा देंगे सबस्ट्रेट के तो अब नहीं बढ़ेगा। तो तमाम की तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट जब ऑक्युपाई हो जाएंगी तो अब मजीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन increases the enzymatic activity,
ठीक है, टिल ऑल द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, ठीक है, तमाम के तमाम एंजाइम जो है आपके पास ऑक्यूपाइड ना हो जाए उस वक्त तक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो खैर आप ये चीज पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा हुआ है आपने, उसके न्यूमेरिकल्स किए हुए, ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है, बायोलॉजी में भी यही। इसके बाद अगला फैक्टर है आपके पास फॉर एग्जांपल पानी। आपने अगर बीज बोया तो बीज बोने के बाद आपने उसको पानी दिया, जब आप उसे पानी देंगे तो पानी दरअसल क्या करता है, पानी जो है वो हाइड्रोलाइसिस करवाता है, बीज के अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है उसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो पानी की मौजूदगी में एक्टिव हो जाएंगे। जब वो पानी की मौजूदगी में एक्टिव हो जाएंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो उससे क्या होगा, उसका अमाइलेज जो है वो एक्शन करेगा इसके स्टार्च के ऊपर और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और वो ग्लूकोज किसको मिलेगा, वो ग्लूकोज मिलेगा उसके एम्ब्रियो को, ठीक है, वो ग्लूकोज मिलेगा किसको, वो ग्लूकोज मिलेगा उसके एम्ब्रियो। जब ग्लूकोज उसके एम्ब्रियो को मिलेगा तो इससे क्या होगा, वो एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है, दैट्स हाउ द ग्रोथ अकर्स, इस तरीके से आपके पास जो है वो ग्रोथ होती है। चलिए, तो वाटर की जो नीड है, ठीक है, वो आपके पास पानी जो चाहिए वो इसलिए चाहिए, ठीक है, वाटर जो चाहिए वो इसलिए चाहिए। इसके बाद आइए फर्दर, टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम इनहिबिटर्स, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वाटर, इसके अलावा रेडिएशंस। रेडिएशंस क्या करती हैं, लो एनर्जी रेडिएशन जो है, सॉरी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन जो है उनकी एनर्जी ज्यादा। एक्सरेज के बारे में आपको पता है, उसके अंदर वेवलेंथ कम होती है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जब वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, तो वो क्या करती है, वो टेम्परेचर बढ़ा देती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, तो इससे क्या होता है, आपके पास एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। चलें, these are different factors that affect enzymatic action, ठीक है। यहाँ पे बात स्टॉप कर रहा हूँ, यहीं से बात करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। कोई सवाल करना है कर सकते, नेक्स्ट टाइम जो इंशाल्लाह हम करेंगे वो करेंगे हम सेल के बाद समझ लें आप कि हम वैरायटी ऑफ लाइफ की बात करें।